हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफ़र है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे मैंने कहा था अपने पिछले लेक्चर्स में कि हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो भी नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसका पार्ट 23 है। इससे पहले इसके कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं, ज़रूर देखिएगा उन सारे पार्ट्स को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है 1-on-1 काउंसलिंग का। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज़ हैं या फिर कन्फ्यूजन है उनको दूर करने के लिए आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। तो इसके बारे में और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygyan.com को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे पसंद आ रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग के बारे में कि जो भी कल्टीवेशन होता है उसमें इंजीनियरिंग का या फिर टेक्नोलॉजी का कैसे यूसेज होता है, उसके क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो होती है उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द डिसिप्लिन ऑफ सिविल, मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें सारे जो भी इंजीनियरिंग जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग होते हैं जैसे सिविल, मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इन सारे इंजीनियरिंग्स में जो भी प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं उससे हम कैसे कल्टीवेशन पे अप्लाई करें, फार्मिंग में हम लोग इससे कैसे यूटिलाइज़ करें, ये सारा कुछ जो भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आता है। Agricultural engineering has yielded positive results in terms of improved efficacy and sustainability of agricultural practices. तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को करने के बाद उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत आए हैं। जैसे उसकी एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। इससे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो है हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करना स्टार्ट किए हैं। द मॉडर्न फार्म एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज द फॉलोइंग। जो भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, जो भी टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स डिवाइड हो चुके हैं। पहले देखते हैं मैकेनिकल पावर। इसमें मैकेनिकल पावर में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग मैकेनिकल पावर इंक्लूड्स ट्रैक्टर्स, स्टेशनरी ऑयल इंजन्स एंड पावर टिलर्स। मैकेनिकल में जैसे नाम में ही पता चलता है कि जो भी मैकेनिकल चीज़ें जैसे ट्रैक्टर्स हो गया, मशीनरी हो गई, इसमें ये सब आते हैं। इसमें ऑयल इंजन्स, ऐसे कई सारी चीज़ें इसमें आते हैं। द इंटरनल कंबशन इंजन कैन कन्वर्ट लिक्विड फ्यूल इनटू मैकेनिकल वर्क। जो भी इंटरनल कंबशन इंजन होती है वो लिक्विड फ्यूल को जो भी हम उसमें फ्यूल डालते हैं तो वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होकर हमें यूसेज में आती है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो मैकेनिकल पावर में आती है। दो ऐसे टाइप्स ऑफ इंजन जो है 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहले स्पार्क इग्निशन इंजन जिसमें हम लोग केरोसिन या पेट्रोल यूज़ करते हैं लिक्विफाइड फ्यूल के तौर पर। सेकेंड वन है कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिसमें हम लोग सिर्फ डीजल यूज़ करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर जो इज़ यूज्ड ऑन फार्म्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स। ऑब्वियसली जो भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स होते हैं हम लोग फार्म में यूज़ करते हैं या फिर इरिगेशन पंप्स में जो हम मोटर्स लगाते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल पावर के जो मशीन्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, वही हम लोग यूज़ करते हैं। इंडियन फार्मर्स रिलाई हेविली ऑन मोटर्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फंक्शन स्मूथली। पर्टिकुलरली इंडिया में जो है मोटर्स पर फार्मर्स जो है बहुत ही रिलाई होते हैं क्योंकि उनसे जो है हम लोग ईजी से काम हो जाता है, उनसे ज़्यादा मैनुअली मेहनत नहीं करनी पड़ती और इससे स्मूथली भी काम ख़त्म हो जाता है। इट्स मेंटेनेंस रिक्वायर्स लिटिल अटेंशन एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट मोर और लेस थ्रू आउट द लाइफ। इसकी मेंटेनेंस करने में थोड़ी अटेंशन ये मांगते हैं क्योंकि मोटर्स जो है वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस है अगर आप उनको अच्छे से मेंटेन ना करें। और इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स है वो ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी ज़्यादा होती है और या फिर कांस्टेंट ही रहती है। जब तक वो उनकी शेल्फ लाइफ होती है तब तक वो कांस्टेंट ही उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रहती है। दिस टाइप ऑफ पावर इज़ यूज्ड मोस्टली फॉर डायरी एंड फ्रूट इंडस्ट्री। ये टाइप ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल पावर इज़ मेनली यूज्ड फॉर डायरी एंड फ्रूट इंडस्ट्री। जो भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर फ्रूट इंडस्ट्री होती है उनमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। वाटर पंपिंग में यूज़ होता है। ऑब्वियसली जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन पंप्स होते हैं उसमें मेन काम जो है वो मोटर का ही होता है। और कोल्ड स्टोरेज में भी मोटर्स जो लगते हैं वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स ही लगते हैं। जो भी हम लोग फूड स्टोर करते हैं या फिर पेरिशेबल गुड्स जो हम लोग स्टोर करते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल मोटर ही यूज़ होता है।
और प्रोसेसिंग जो भी फार्म प्रोडक्ट्स की जो भी प्रोसेसिंग होती है उसमें भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स का ही यूज़ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर लगती है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल मशीनरी। एग्रीकल्चरल मशीनरी जो है रिलेट करती है मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स एंड डिवाइसेस यूज्ड इन फार्मिंग और अदर एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चरल मशीनरी जो होती है, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल चीज़ें जो होती हैं, ट्रैक्टर, जो भी मोटर्स हो गए, ऐसे कई सारे जो चीज़ें होती हैं जो भी मैकेनिकली जो भी इसमें फ्यूल डालकर हमें जो भी वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करके देती है, वो सारी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चरल मशीनरी के अंडर आती हैं। There are many types of such equipment, from hand tools and power tools to tractors and the countless kind of farm implements that they tow or operate. तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हैंड टूल्स जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, हैंड टूल्स के साथ साथ पावर टूल्स जो भी यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर्स हो गए, और कई सारे फार्म इक्विपमेंट्स जो है इसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद है द ऑपरेशंस ऑफ फार्मिंग फॉर विच मशीन्स आर यूज्ड और डाइवर्स, जिसके लिए भी ये फार्मिंग के इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, वो कई सारे होते हैं, कई सारे चीज़ों में ये मैकेनिकल चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अगर फॉर इंस्टेंस ले लें, दे इंक्लूड हैंडलिंग ऑफ रेसिड्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस क्रॉप्स, जो भी प्रीवियस क्रॉप्स के जो लैंड्स होते हैं वहाँ पर वेस्ट होता है तो उनको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज ऑफ द सॉइल, जो भी सॉइल को हम लोग अगर सेट करना है तो उनके लिए यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइज़र को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम लोग मशीनरी यूज़ करते हैं। एंड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स, सीडिंग के लिए, प्लांटिंग के लिए, एंड ट्रांसप्लांटिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए भी हम लोग जो है मशीनरी को यूज़ करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, स्टोरेज के लिए ऑब्वियसली यूज़ करते ही हैं, प्री मार्केटिंग प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं, इरिगेशन एंड एरोजन कंट्रोल एंड वाटर कंजर्वेशन। ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें फार्मिंग के जो भी मशीन्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, जो भी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन होता है, डायरी प्रोडक्ट्स या फिर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, उनके सब के लिए भी ये यूज़ होता है। विच नॉट सो लॉन्ग अगो डिपेंडेंट प्राइमरली ऑन द पिच फोर्क एंड स्कूप शवल, now uses many complicated and highly sophisticated machines for handling water, feed, bedding and manure, as well as for the many special operations involving in producing and milk and eggs. लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन जैसे पहले होता था, जो भी हम लोग शवल यूज़ करके प्लाविंग करते थे, तो वो अब तो वैसे नहीं रहा, क्योंकि कई सारे टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स हो गए हैं, तो वो उनसे कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। इवन जो भी मिल्क एंड एग्स को प्रोड्यूस करने के टाइम पर भी हम लोग कई सारे मशीनरी को यूज़ करते हैं। In the early 19th century, the animals were the chief source of power in farming. पहले 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो है वो चीफ सोर्स थे फार्मिंग के लिए। एनिमल्स को ही यूज़ किया जाता था जब भी खेत को साफ़ करना हो, या फिर पुराने क्रॉप्स में जो भी गंदगी थी उनको निकालना हो, या फिर सॉइल को टिलेज करना हो, इन सब के लिए पहले एनिमल्स को ही यूज़ किया जाता था। तो पहले कहते थे एनिमल्स वर द चीफ सोर्स ऑफ पावर इन फार्मिंग। लेटर इन द सेंचुरी स्टीम पावर गेन्ड इन इम्पॉर्टेंस। स्टीम पावर आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। स्टीम पावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला, क्योंकि उससे जो है स्टीम से हम लोग जब ट्रेन्स चलती थी उसके बाद जो है एडवांस होने के बाद स्टीम पावर जो है वो फार्मिंग में ही धीरे धीरे यूज़ करना स्टार्ट किया। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जो गैसोलीन पेट्रोल था उसको हम लोगों ने ट्रैक्टर्स में यूज़ करना कॉमन कर दिया था। एंड डीजल इंजन जो है वो उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था प्रिवलेंट होना। पहले तो पेट्रोल को ट्रैक्टर में डाल के यूज़ करना कॉमन हुआ था, उसके बाद डीजल का भी कॉमन हो गया था। इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ द नंबर ऑफ फार्म वर्कर्स हैज़ स्टडीली डिक्लाइन इन द 20th सेंचुरी। सो डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर ऐसे वर्ल्ड वॉर वन के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो भी नंबर ऑफ वर्कर्स थे फार्म्स में वो कम होते चले गए, क्योंकि अगर मशीनरीज बढ़ते जा रही हैं तो वर्कर्स जो है ऑब्वियसली कम होते जाएंगे। तो वाइल फार्म प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ मशीनरी। 20th सेंचुरी में एडवांसमेंट्स करने के बाद फार्मर्स जो है जो कम हो गए, और जो मशीनरी के साथ साथ फार्म प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज़ हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।